हम जानते हैं बड़ी संख्या में हमें परिवार में लोग देखते हैं और बड़ी संख्या में महिलाएं ब्लैक एंड व्हाइट देखती हैं, इसलिए यह खबर आज उनके लिए भी है। यह खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक सफाई कर्मचारी के बारे में है, जिसने शादी के बाद अपनी पत्नी को उसकी पढ़ाई पूरी करने में खूब मदद की, उसकी पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाया, उसकी कोचिंग के लिए पैसा उधार लिया, लोन लिया और एक दिन उसकी पत्नी एक बड़ी सरकारी अधिकारी बन गई और वो एसडीएम बन गई और उस पर उसके बाद दोनों के रिश्ते खराब हो गए जब वो एसडीएम बन गई। और अब ये पता चला कि एसडीएम बनने के बाद उस पत्नी के जो संबंध हैं वो किसी और सरकारी अधिकारी के साथ हैं और अब पत्नी अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती। दोनों के बीच अब आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं और अब पत्नी ने अपने पति पर दहेज मांगने का आरोप लगाया है और तलाक की अर्जी अदालत में लगा दी है। इस घटना का असर यह हुआ कि आज देश भर में लाखों पतियों के मन में पढ़ाई कर रही अपनी पत्नियों को लेकर शक पैदा हो गया, क्योंकि ये जो पति है जो इस समय आपको दिखाई दे रहा है, ये रो रहा है। इसे लगता है कि इसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और हो सकता है कि धोखा हुआ भी हो, क्योंकि इसने लोन लिया, पैसा लगाया, अपनी पत्नी को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। पत्नी पढ़ी, उसके बाद बड़ी सरकारी अधिकारी बन गई, एसडीएम बन गई और अब पत्नी इसके साथ नहीं रहना चाहती। तो जाहिर है इसे लगेगा कि ये धोखा हुआ है और यहीं से ये जो खबर है ये देश के घर घर तक पहुंच गई। अब हमारे देश में बहुत सारी जगहों पर पुरुषों ने अपनी पत्नियों की पढ़ाई बंद कराने की कोशिश की है और देश भर के लाखों पतियों को ऐसा लगता है कि जो हाल इस व्यक्ति का हुआ है वो कहीं हमारा भी ना हो। यह हमारे समाज के चरित्र से जुड़ी बहुत बड़ी खबर है और ऐसे में जब हम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के अभियान की बात करते हैं तो इस खबर का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि अब लोग ये कहने लगे हैं कि बेटी को तो पढ़ाओ लेकिन बीवी को मत पढ़ाओ। इस घटना को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही हैं और दावा है कि अकेले उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ऐसी 136 शादीशुदा महिलाओं को उनके पतियों ने पढ़ाई छोड़कर वापस बुला लिया है, क्योंकि ये सारे पुरुष डरे हुए थे कि कहीं उनकी पत्नियां भी पढ़ लिख कर और बड़ी सरकारी अधिकारी बनकर उन्हें कहीं छोड़कर न चली जाए। लेकिन जब हमारी टीम ने प्रयागराज में ग्राउंड जीरो पर जाकर इस खबर का फैक्ट चेक किया और यहां कोचिंग सेंटर्स में पढ़ने वाली शादीशुदा महिलाओं से बात की तो पता चला कि यह खबर गलत है। हालांकि ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान कुछ मामलों में यह बात सही भी निकली है। और पहले हम आपको ये बताते हैं कि देखिए, जब कोई खबर इस तरह वायरल होती है, वायरल खबरें तो बहुत होती हैं लेकिन हम कभी आपको रात में 9 बजे पहली खबर उसके बारे में नहीं बताते, लेकिन यह खबर वायरल तो है लेकिन इसका समाज पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। तो यहीं से शुरुआत करते हैं कि जब कोई इस तरह की खबर देश के करोड़ों लोगों तक, देश के करोड़ों परिवारों तक पहुंच जाती है तो उसका क्या असर होता है ये देखिए। बिहार के बक्सर में आज एक ऐसी ही घटना हुई जहां एक व्यक्ति ने यह सोचते हुए अपनी पत्नी की पढ़ाई छुड़वा दी कि अगर उसकी सरकारी नौकरी लग गई तो वो भी उसे छोड़कर चली जाएगी। लेकिन इसके बाद यह महिला पुलिस के पास पहुंच गई और पुलिस से इस महिला ने कहा कि किसी एक घटना की वजह से उसके जैसी लाखों महिलाओं की पढ़ाई छुड़वाकर उन्हें इस तरह की सजा नहीं दी जा सकती। और फिर पुलिस ने भी इस महिला के पति को यही बात समझाई और यह इस तरह का कोई पहला या आखिरी मामला नहीं है और यह बात बहुत ही चिंताजनक बात है। अब बहुत सारी शादीशुदा महिलाएं सोशल मीडिया पर यह लिख रही हैं कि उनके पतियों ने भी इसी डर से उनकी पढ़ाई बीच में छुड़वा दी है। और आप में से बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर इस तरह की रील्स और पोस्ट्स अब तक देख ली होंगी जिनमें लोग ये कह रहे हैं कि पत्नी को पढ़ाना एक भूल है। और यह सलाह प्रयागराज की उस घटना को लेकर दी जा रही है जिसके बारे में बहुत सारे लोग शायद अभी ठीक से कुछ जानते भी नहीं है। बिना जाने लोगों ने प्रयागराज में इस एसडीएम को एक बहुत ही शातिर खलनायिका की तरह पेश करना शुरू कर दिया कि ये महिला जो है ये धोखेबाज है, ये एक खलनायिका है और इसने धोखा किया है। अभी लोग सोशल मीडिया पर जो कुछ भी सुन रहे हैं उसी के आधार पर अपनी राय बना रहे हैं और देश भर में जो राय है वो इस महिला के खिलाफ ही जा रही है। और सोचिए, ये मामला इतना बढ़ गया कि अब इस पूरे मामले पर रील्स बन रही हैं,
वीडियोस बन रहे हैं, यहां तक कि गाने भी बन चुके हैं और गानों के वीडियोस भी निकल आए हैं। लेकिन आज हम आपको इस घटना से जुड़े सभी पक्ष बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, क्योंकि इस खबर में आज वो सब कुछ है जो आपको कलयुग में देखने को मिलता है। इस व्यक्ति ने उत्तर प्रदेश होमगार्ड डिपार्टमेंट को भी एक शिकायत दी है, जिसके आधार पर उनकी पत्नी ज्योति मौर्य और वो जो दूसरे अधिकारी हैं उनके खिलाफ विभागीय जांच की जा रही है। और आलोक मौर्य का कहना है कि जब उन्होंने सफाई कर्मचारी रहते हुए अपनी पत्नी को पढ़ाया तब तक उनकी पत्नी उनके साथ थी, लेकिन जैसे ही वो एसडीएम बन गई तो उनकी पत्नी ने उन्हें धोखा देना शुरू कर दिया और उनकी पत्नी इन्हें छोड़कर चली गई। हालांकि यहां यह कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि ये कहानी शुरू होती है, क्योंकि इस कहानी में अब तक ज्योति मौर्य के पक्ष की कहीं से भी कोई बात हमारे देश में नहीं कर रहा है। अभी तक ये पूरी कहानी जो है वो अगर आप सुनेंगे, सोचेंगे, देखेंगे तो आपको एक महिला की बेवफाई की कहानी निकलेगी। आपको लगेगा कि यह महिला एक खलनायिका है। अब ज्योति की बात सुनिए। ज्योति मौर्य का कहना है कि धोखा उनके साथ हुआ है, क्योंकि आलोक मौर्य ने जब उनसे शादी की तब उन्होंने ये बताया कि वो एक सरकारी अफसर है और उन्होंने शादी के समय ये बात छुपाई कि वो एक सफाई कर्मचारी हैं। जब ज्योति को सच पता चला तो दोनों के बीच झगड़े होने लगे और एसडीएम बनने के बाद उनके पति जो हैं आलोक, वो ज्योति से 50 लाख रुपए की मांग करने लगे और ये भी कहने लगे कि मुझे एक घर भी चाहिए, यानी एक घर चाहिए और 50 लाख रुपए भी चाहिए। और जब ज्योति ने ये नहीं किया तो आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी पर झूठे आरोप लगाने शुरू कर दिए। इस मामले में ज्योति मौर्य ने अपने पति के खिलाफ पुलिस में दहेज मांगने का मामला दर्ज कराया है और इसकी भी अभी जांच हो रही है। अब यह मामला बहुत उलझ गया है, क्योंकि इसमें अब पति पत्नी दोनों की तरफ से कई आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। जैसे आलोक मौर्य ने एक डायरी सार्वजनिक की जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी पर हर महीने 6 लाख रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगाया। यानी वो एसडीएम है, सरकारी अधिकारी हैं, लेकिन पैसा लेती हैं, भ्रष्टाचार करती हैं और रिश्वत लेती हैं। और उन्होंने उनकी डायरी के कुछ पन्ने दिखाए हैं जिसमें लिखा है कि उन्होंने किससे कितना पैसा लिया है। विश्लेषण उन 4 राज्यों के बारे में है जहां बीजेपी ने अपने कप्तानों को बदल दिया है। आप जानते हैं अगले साल लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, यानी सबसे बड़ा मैच, या आप कह सकते हैं कि भारत की राजनीति का फाइनल मैच जो 5 साल में एक बार खेला जाता है, वो मैच अगले साल होगा। और उस मैच में जो अलग अलग टीमें खेलेंगी हर राज्य की, उन राज्यों में अब बीजेपी को मजबूत कप्तान चाहिए। इसलिए आज उन्होंने अपनी टीम में कुछ बदलाव किए हैं और इन राज्यों में उन्होंने नए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। और ये 4 राज्य कौन से हैं? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, झारखंड और पंजाब। इनमें तेलंगाना अकेला ऐसा राज्य है जहां इसी साल विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं, जबकि आंध्र प्रदेश में विधानसभा के चुनाव 2024 में लोकसभा चुनाव के साथ ही होंगे। इसलिए दोनों राज्य बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन 4 राज्यों में लोकसभा की 69 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 2019 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 17 सीटों पर जीत मिली थी। इसलिए इन राज्यों में बीजेपी ने बहुत सोच समझकर अपने नए कप्तान रखे हैं। उदाहरण के लिए इन राज्यों में झारखंड और तेलंगाना बहुत अहम माने जाएंगे। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं, जिनमें 11 सीटों पर पिछली बार बीजेपी जीती थी, जबकि तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीट है, जिनमें 4 सीटों पर बीजेपी जीती थी। इन दोनों राज्यों में झारखंड बीजेपी के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीजेपी के सामने पिछले प्रदर्शन को दोहराने की चुनौती है। इसलिए झारखंड में बीजेपी ने अपने बहुत पुराने खिलाड़ी, अपने बहुत ही विश्वसनीय खिलाड़ी बाबूलाल मरांडी को अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। झारखंड में सबसे ज्यादा 26% आबादी आदिवासियों की है और बाबूलाल मरांडी झारखंड के सबसे बड़े आदिवासी नेता है। और वो झारखंड के, जब झारखंड राज्य बना था तो पहले मुख्यमंत्री भी वही थे। 2006 में बाबूलाल मरांडी ने बीजेपी छोड़कर अपनी पार्टी बना ली थी, लेकिन 2020 में वो फिर से बीजेपी में लौट आए और अब 65 वर्ष की उम्र में उन्हें बीजेपी ने झारखंड में अपना नया कप्तान बनाया है। झारखंड में ये बीजेपी के लिए एक बड़ा शिफ्ट है, क्योंकि वहां अब तक बीजेपी के सबसे बड़े नेता रघुबर दास थे, जो गैर आदिवासी नेता थे और मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन अब बीजेपी ने अपने पुराने आदिवासी नेता बाबूलाल मरांडी पर अपना विश्वास जिताया है और बीजेपी को लगता है कि ये पुराना हमारा जो कप्तान है ये हमें फिर से जिता देगा। तेलंगाना भी बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कर्नाटक में हार के बाद बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीदें दक्षिण में तेलंगाना से हैं।
2018 में जब तेलंगाना में विधानसभा के चुनाव हुए तब बीजेपी को वहां लगभग 7% वोट मिले थे, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यही वोट शेयर 7% से लगभग तब 20% पर पहुंच गया। इसलिए बीजेपी के नेता मानते हैं कि अगर तेलंगाना में थोड़ी सी और मेहनत की जाए तो यहां बहुत पानी निकल सकता है, थोड़ा सा कुआं गहरा खोदा जाए, थोड़ा मेहनत कर लिया जाए तो तेलंगाना से बड़ा फायदा हो सकता है। जो सीटें बीजेपी को कम पड़ेंगी बाकी जगहों से, उसकी भरपाई तेलंगाना से हो सकती है। हम आपको पश्चिमी मीडिया के असली चरित्र के बारे में बताते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि निष्पक्ष पत्रकारिता की बात करने वाला पश्चिमी मीडिया दिल्ली दंगों पर जिस तरह की हेडलाइंस लिखता था, दिखाता था, वो फ्रांस के दंगों पर वैसी हेडलाइंस नहीं लिख रहा। देखिए, दंगे तो दिल्ली में भी हुए थे 2020 में और फ्रांस में अब चल रहे हैं। 2020 में जब दिल्ली में दंगे हुए, उस समय पश्चिमी मीडिया भारत की मोदी सरकार को मुस्लिम विरोधी कहता था। पश्चिमी मीडिया के सभी अखबारों की हेडलाइंस में इन्हें सांप्रदायिक दंगे बताया गया, हिंदू मुस्लिम दंगों का नाम दिया गया। कहा गया क्योंकि नया CAA कानून जब आया था, ये उसकी वजह से हो रहा है, ये सब मोदी की वजह से हो रहा है। लेकिन फ्रांस में हो रहे इन दंगों को पश्चिमी मीडिया सिविल अनरेस्ट बता रहा है, इसे सांप्रदायिकता से नहीं जोड़ रहा, धर्म से नहीं जोड़ रहा। यहां उसका कहना है कि एक तरह की नागरिक अव्यवस्था है और ये कानून व्यवस्था से जुड़ा मुद्दा है। लेकिन जब दिल्ली में दंगे हुए तो उनका यह कहना था कि यह कानून व्यवस्था का नहीं, बल्कि ये तो सांप्रदायिक दंगे हैं। इसके अलावा दिल्ली और फ्रांस के दंगों की रिपोर्टिंग के दौरान जो तस्वीरें इस्तेमाल की गई, उसमें भी पश्चिमी मीडिया के डबल स्टैंडर्ड्स दिखते हैं। जब पश्चिमी मीडिया दिल्ली दंगों को कवर करता था तो उसमें दंगों की बुलडोजर वाली फोटो लगाई जाती थी, जबकि फ्रांस के दंगों को कवर करने में ऐसी आक्रामक तस्वीरें वहां इस्तेमाल नहीं हो रही हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड आप भी अगर आपको समय मिले तो देखिएगा कि जब दिल्ली में दंगे हुए थे, जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दिल्ली आए हुए थे, तब पश्चिमी मीडिया ने कैसी हेडलाइंस बनाई थी। इसके अलावा आपको याद होगा फ्रांस में दंगों के बाद सोशल मीडिया पर लगाए गए बैन की भी पश्चिमी मीडिया आलोचना अब नहीं करता, जबकि भारत में दंगों के दौरान जब सोशल मीडिया पर बैन लगाया जाता है या इंटरनेट बंद कर दिया जाता है तो इन्हीं अखबारों ने उसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला कहा था। इसके लिए भारत सरकार की कड़ी निंदा तब की गई थी। तो ये कुछ केस स्टडीज हैं जो हम चाहेंगे कि हमारे जो दर्शक हैं वो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि दंगे जैसे आजकल पिछले 5-6 दिन से फ्रांस में चल रहे हैं, तो उन्हें देखना चाहिए कि फ्रांस का मीडिया और पश्चिमी मीडिया इन दंगों को कैसे कवर कर रहा है। इन दंगों को सिविल अनरेस्ट का नाम दिया जा रहा है, कानून व्यवस्था से जुड़ा मामला बताया जा रहा है। इन दंगों में कोई भी मैक्रों की आलोचना नहीं कर रहा है और ना ही इन दंगों में कोई धर्म या सांप्रदायिकता का एंगल डाला गया है। लेकिन यही चीज जब भारत में होती है तो कहा जाता है कि भारत में जो अल्पसंख्यक हैं वो खतरे में हैं, भारत में जो सरकार है वो अल्पसंख्यकों को परेशान कर रही है और उसी हिसाब से हेडलाइंस डाली जाती है।